रेडियो एक्टिविटी पढ़ी है। रेडियो एक्टिविटी के अंदर आपने ये पढ़ा कि रेडियो एक्टिविटी के अंदर अल्फा, बीटा और गामा एमिट होते हैं। और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जब रेडियो एक्टिविटी होती है तो न्यूक्लियस के अंदर कौन सी चेंजेस आती है। उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि अल्फा या बीटा निकलने से उस न्यूक्लियस का मास नंबर और चार्ज नंबर तब्दील हो जाता है और एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे थेरियम का एग्जांपल मैंने बार बार आपको दिया है कि थेरियम जो होता है वो रेडियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है अल्फा पार्टिकल एमिट करने के बाद। मीन्स रेडियो एक्टिविटी के बाद न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस आती है। उसके बाद हमने ये पढ़ा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के। उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि किस लॉ के मुताबिक ये चेंजेस आती है या किस लॉ कौन सा लॉ जो होता है वो न्यूक्लियर चेंजेस को जो है वो एक्सप्लेन करता है। जैसे न्यूटन का लॉ मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, इसी तरह से जो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के होता है वो मुख्तलिफ रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करता है। एक्टिविटी क्या होती है, रिलेटिव एक्टिविटी क्या होती है, हाफ लाइफ क्या होती है, इसके लॉज हमने पढ़े। और मैंने कल आपको PDF भी भेजे जिसके अंदर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के ऊपर मुख्तलिफ क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए। इसके अंदर एक PDF केमिस्ट्री का है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का। उसके अंदर देखिएगा जो चीज़ें आपके काम की हैं उनको कीजिएगा, बाकी जो आपके काम की नहीं है उनको नहीं कीजिएगा। और इसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे कि जब ये रेडियो एक्टिविटी होती है और न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस आती है, एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के अंदर चेंज हो जाता है, तो उसके अंदर कौन कौन से कंजर्वेशन लॉज होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है, कि कौन से कंजर्वेशन लॉज जो है वो यहाँ पे होते हैं या कौन से कंजर्वेशन लॉज जो होते हैं वो यहाँ पे फॉलो होते हैं। अब ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है बेटा, इस एग्जांपल के थ्रू ही हम आगे जाते हैं बेटा कि इस तरह से ये हमारे पास एक एग्जांपल है बेटा, थेरियम का एग्जांपल है। थोरियम जो होता है बेटा इसका मास नंबर 227 है और इसका चार्ज नंबर बेटा 90 है। ये बेटा अल्फा पार्टिकल करने रेडियम में कन्वर्ट हो जाता है और इसका रेडियम का मास हो जाता है 223 और इसका चार्ज होता है 88 और प्लस इसमें से अल्फा पार्टिकल होता है वो एमिट होता है बेटा। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब ये न्यूक्लियर चेंजेस की जो है वो इक्वेशन है बेटा, ये हमारे पास न्यूक्लियर चेंजेस है, इसकी इक्वेशन है। इसके अंदर दिखाया हुआ है कि ये रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस हुआ है जिसमें थेरियम जो है ये रेडियम में कन्वर्ट हो गई और किसके बाद कन्वर्ट हो गई है, अल्फा पार्टिकल एमिट करने के बाद। अब ये एक न्यूक्लियर चेंजेस है बेटा, तो आप क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चेंजेस एंड द कंजर्वेशन लॉज। अब इस न्यूक्लियर चेंज के अंदर हम देखेंगे क्या ये लॉज फॉलो हुए हैं या नहीं हुए। बेटा देखिए मैंने सब लॉज लिखे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं लिखी क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर मास की कंजर्वेशन नहीं होती, वो आगे देखते हैं। बहरहाल अब पहले लॉ को वेरीफाई करें बेटा। अब पहला लॉ क्या कहता है बेटा, पहला लॉ कहता है कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियन नंबर बेटा। न्यूक्लियन नंबर ये होता है बेटा, ये न्यूक्लियन नंबर है, आप इसको कह सकते हैं बेटा कि ये न्यूक्लियन नंबर है बेटा। ये जो हमारे पास है न्यूक्लियन नंबर हम इसको कहते हैं बेटा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन नंबर कहा जाता है बेटा। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स बेटा। ये न्यूक्लियन
न्यूक्लियन नंबर कहा जाता है इसको बेटा। और ये बेटा चार्ज है बेटा, ये चार्ज है बेटा। तो देखिए बेटा, अब पहले हम देखते हैं बेटा कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वेशन की है, इसके अंदर न्यूक्लियन नंबर की कंजर्वेशन हुई है या नहीं है। लॉ 1 मैंने लिखा है कंजर्वेशन बेटा। देखिए लेफ्ट साइड पे 227 है इज इक्वल टू बेटा राइट साइड पे कितना है 223 प्लस 4 बेटा, ये देखिए इज इक्वल टू 227 बेटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बेटा, ठीक है। मीन्स न्यूक्लियन नंबर इज कंजर्व्ड बेटा। न्यूक्लियन नंबर कंजर्व है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे न्यूक्लियंस की तादाद इक्वल है। मीन्स रेडियो एक्टिविटी जब होती है, न्यूक्लिया एक दूसरे के अंदर चेंज होते हैं, तो उसमें कोई प्रोटॉन और कोई न्यूट्रॉन मरता नहीं है, इनकी एक दूसरे में कन्वर्जन होती है, ये एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते हैं, लेकिन टोटल तादाद क्या होती है, टोटल तादाद जो होती है वो सेम रहती है। जैसे बीटा एक्टिविटी होती है ना, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, लेकिन उनकी तादाद वही रहती है। पहले अगर 100 थे, बाद में भी 100 होंगे। फर्क ये होगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की आपस में तादाद तब्दील होगी, टोटल तादाद जो होती है वो सेम रहती है बेटा, ठीक। नंबर 2 बेटा, नंबर 2 अगर इसके अंदर करते हैं बेटा, नंबर 2 के अंदर कौन सा बेटा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नंबर बेटा। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नंबर होती है नहीं बेटा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा 90 है और राइट हैंड साइड पे कितना है बेटा 88 प्लस 2 है इज इक्वल टू 90 है बेटा। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बेटा, ठीक है। मीन्स चार्ज नंबर इज कंजर्व्ड बेटा। चार्ज नंबर कंजर्व्ड मीन्स कोई प्रोटॉन न डिस्ट्रॉय हुआ है न क्रिएट हुआ है इसके अंदर बेटा। टोटल जो है बेटा चार्ज नंबर जो होता है बेटा इसके अंदर कंजर्व होता है बेटा, ठीक है। टोटल चार्जेस जो होती है बेटा, चार्ज नंबर इसके अंदर कंजर्व होता है बेटा, ठीक है। चार्ज कोई बढ़ती नहीं है, कोई बनती नहीं बेटा। देखिए इसके बाद है हमारे पास बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा, कि एनर्जी की कंजर्वेशन होती है या नहीं होती, और मोमेंटम की कंजर्वेशन होती है या नहीं होती। देखें बेटा इसमें क्या होता है, आप इसको इस तरह से डायग्राम में देखें बेटा। सपोज करें बेटा हमारे पास इस तरह से बेटा, ठीक है, ये हमारे पास थेरियम का बेटा न्यूक्लियस है, इसका 227 है और 90 इसका नंबर है बेटा थेरियम का, इस तरह से रेस्ट में है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे इसका इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 0 और इसकी बेटा काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, ये थेरियम का है। अब अगर इससे अल्फा पार्टिकल निकलता है बेटा, सपोज करें इससे अल्फा पार्टिकल निकला बेटा, ये थेरियम है और इससे ये अल्फा पार्टिकल निकलता है बेटा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल जब मूव करता है तो ये थेरियम के अंदर रिकॉइल आती है बेटा, गन और बुलेट का सिस्टम होता है, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल एक साइड पे जाएगा, थेरियम दूसरी साइड पे जाएगा। अब यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व रहता है क्योंकि बेटा ये अल्फा पार्टिकल जैसे निकलता है ये इंटरनल फोर्स की वजह से निकलता है, एक्सटर्नल नहीं, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एक्सटर्नल ओरिजिन नहीं है इसकी। जब कोई एक्सटर्नल ओरिजिन नहीं है तो कंजर्वेशन
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगी इसके अंदर, मींस ये रेस्ट में होता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है और इसका मोमेंटम भी जीरो है, मींस इसकी एनर्जी भी जीरो है, मोमेंटम भी जीरो है इसका। ठीक, अब अगर आप देखेंगे तो ये जब अल्फा निकलेगा, अल्फा अगर फॉरवर्ड मूव करेगा तो थेरियम बैकवर्ड मूव करेगा, न्यूक्लियस की रिकॉइल होगी। जैसे गन और बुलेट पहले रेस्ट में होते हैं, मोमेंटम जीरो होता है, बुलेट फॉरवर्ड मूव करती है, गन बैकवर्ड मूव करती है फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि इसका मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम ऑफ अल्फा और मोमेंटम ऑफ थेरियम, अगर इनकी आप सम करोगे, मोमेंटम ऑफ थेरियम इस तरह से वेक्टर अगर सम करोगे तो प्लस मोमेंटम ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर सम करोगे तो जीरो आ जाएगी। टोटल मोमेंटम होता है ना बेटा, जैसे गन और बुलेट का आप करते हो, बिफोर एंड आफ्टर करते हो ना, तो टोटल मोमेंटम क्या होता है, जीरो होता है, इसके अंदर भी मोमेंटम जीरो होता है, मींस मोमेंटम इज आल्सो कंजर्व्ड बेटा, चाहे वो एंगुलर हो चाहे वो लीनियर हो। अगर ये स्पिन मोशन होती है, इसके स्पिन नंबर्स होते हैं, ये थोड़ा डीप हो जाएगा, तो ये स्पिन्स वगैरह सब के सब यहाँ पे कंजर्व रहती है। तो आप कहोगे कि लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड बेटा। ठीक है, ये एंगुलर और लीनियर मोमेंटम बेटा कंजर्व होते हैं। ठीक है, क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर क्या हो जाते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, ये मोमेंटम तो कंजर्व है क्योंकि इंटरनल फोर्सेस की वजह से रेडियो एक्टिविटी होती है, बिफोर एंड आफ्टर मोमेंटम जो होता है कंजर्व। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि पहले इनके पास एनर्जी नहीं होती, बाद में इन दोनों के पास एनर्जी होती है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी मूव करता है और थेरियम न्यूक्लियाई भी रिकॉइल करते हैं। अब एनर्जी कहाँ से आई, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कहाँ से आई। गन और बुलेट के अंदर कभी सोचा है कि गन और बुलेट के अंदर क्या होता है, एनर्जी कहाँ से आती है। गन से जब बुलेट फायर होती है तो मोमेंटम तो कंजर्व होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व थोड़ी ना होती है। पहले दोनों की काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, बाद में दोनों की जीरो नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ना वेक्टर है कि अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं आप उनको जीरो करते नहीं होगी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी आती कहाँ से, ये काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेटा, ये आती है बारूद की केमिकल एनर्जी से। यहाँ पे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई है, ठीक है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई है, उसी वजह से काइनेटिक एनर्जी मिली है। किसको मिली है, बुलेट को भी मिली है और गन को भी मिली है। बगैर किसी एनर्जी के खपाए आपको एनर्जी तो नहीं मिल सकती, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अल्फा पार्टिकल निकलता है, उसके पास भी एनर्जी होती है, ये न्यूक्लियस भी रिकॉइल करता है, उसके पास भी एनर्जी होती है। एनर्जी आई कहाँ से, इसके अंदर कोई बारूद नहीं है, बुलेट की तरह के बारूद जो है वो उसका एक्सप्लोजन हुआ है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई है, तो ये आई कहाँ से, ये बात समझनी है यहाँ पे। अब देखिए एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है वो मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में। यहाँ पे जो इस अल्फा पार्टिकल को एनर्जी मिली है, या थेरियम के रिकॉइल के अंदर थेरियम को एनर्जी मिली है, ये कहाँ से मिली है, ये मिली है कंजर्वेशन, ये मिली है मास से। मास यहाँ पे कंजर्व नहीं होता, ठीक है। अब मास कैसे कंजर्व नहीं होता बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एनर्जी is created due to conversion of mass into energy। बेटा मास की एनर्जी में कन्वर्शन से यहाँ पे एनर्जी बनी है बेटा, एनर्जी भी कंजर्व्ड है, इसलिए आप कह सकते हैं देयरफॉर
therefore we can say that energy is also conserved, that energy is also conserved, क्योंकि बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, मकसद तब तक क्रिएट नहीं होगी जब तक मास कन्वर्ट नहीं होता एनर्जी में। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तब तक डिस्ट्रॉय नहीं होगी जब तक उससे मास नहीं बनता। तो यहाँ पे जो एनर्जी क्रिएट हुई है वो किसकी कास्ट पे क्रिएट हुई है? मास की कास्ट पे क्रिएट हुई है। अब इसका आपके पास एक कैलकुलेशन दी गई है बेटा, इसकी डेटा में लिखता हूँ फिर करते हैं बेटा। देखें बेटा, आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास बेटा, हमारे पास जो रेडियम का मास है बेटा, रेडियम का मास होता है, पहले थेरियम का मास में लिखो फिर रेडियम का लिखता हूँ बेटा। अगर यहाँ पे थेरियम का मास लिखोगे बेटा, थेरियम का मास है 227 वाली जो थेरियम है 90 जिसका चार्ज नंबर है बेटा, इसका होता है 227.027 यूनिट्स बेटा। ये जो एटॉमिक नंबर वाला होता है ना, कार्बन वाला, कार्बन 12 के हिसाब से नहीं करते यूनिट्स वाला, ये हमारा यूनिट्स है। और रेडियम का है बेटा, और जो रेडियम है बेटा, रेडियम 223 और 88 का जो मास है बेटा यूनिट्स के अंदर, ये जो कार्बन वाले हिसाब से, कार्बन 12 के हिसाब से देखते हैं, ये होता है 223.018 यूनिट्स बेटा, ये हमारे पास होते हैं। और अल्फा पार्टिकल का मास होता है बेटा, हीलियम का अल्फा पार्टिकल का मास होता है बेटा हमारे पास 4.002 यूनिट्स होता है बेटा इसके अंदर, ठीक है। ये तीनों पार्टिकल्स का मास होता है बेटा, ये किलोग्राम के अंदर नहीं है, अगर किलोग्राम के अंदर करें तो मल्टीप्लाइड बाय 1.6 × 10⁻⁻27 कन्वर्शन कर सकते हैं। ये इन तीनों का मास है बेटा, किसका है? थेरियम का है, रेडियम का है, अल्फा पार्टिकल का है। अब देखिए इसमें रिएक्शन के अंदर एनर्जी तो बनी है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल ने मूव किया है, थेरियम ने रिकॉइल किया है। रेडियो एक्टिविटी के अंदर रिकॉइल होती है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होती है, रिकॉइल नहीं होती, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थोड़ी ना होता। ये गन और बुलेट का सिस्टम होता है, और गन से बुलेट फायर होती है, गन पीछे रिकॉइल करती, क्यों करती है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से। अगर क्योंकि इंटरनल फोर्स एक्ट कर रही है, इंटरनल फोर्स की वजह से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होती है। रेडियो एक्टिविटी के अंदर इंटरनल फोर्स है, रेडियो एक्टिविटी स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मकसद है नॉट ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिन, एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिव इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इंटरनल फोर्सेस है, वीक फोर्सेस होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस का मसला है। तो ये जो होते हैं इंटरनल फोर्सेस है, न्यूक्लियस के अंदर का मसला है। अंदर के मसले की वजह से जो मसला होता है ना, उसके अंदर मोमेंटम कंजर्व रहता है। वो तो हुआ कंजर्व, हमने डिस्कस कर लिया। एनर्जी तो कंजर्व नहीं हुई। गन से जब बुलेट फायर हुई तो बुलेट को तो एनर्जी बारूद ने दी, उसने केमिकल एनर्जी को उसकी एनर्जी में कन्वर्ट कर दी। अब रेडियो एक्टिविटी के अंदर जो अल्फा निकलता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आती है? और अल्फा निकलने के बाद जो उसका पेरेंट न्यूक्लियस पीछे रिकॉइल करते हैं, उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये आती है आइंस्टाइन की इक्वेशन के मुताबिक, मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। वो एनर्जी कहाँ से आई? वो आई है मास से। अब ये मैंने यहाँ पे डेटा लिखी है कि थेरियम का इतना जो है वो मास है, रेडियम का इतना मास है, अल्फा पार्टिकल का इतना मास है। देखिए ये रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर टोटल मैं मास यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके पास टोटल यहाँ पे मास कितना है बेटा? 227.027 यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना है बेटा? यहाँ पे इसका मास है हमारे पास बेटा, यहाँ पे इसका मास हो जाता है, ये हो जाता है 223.018 यूनिट्स, ये हो जाता है बेटा हमारे पास, प्लस इसमें अल्फा पार्टिकल निकला, अल्फा पार्टिकल का है 4.002 यूनिट्स। तो देखिए बेटा
लेफ्ट साइड का मास इतना है, राइट साइड का टोटल मास देख ले बेटा, सम की हुई है, मैं डायरेक्ट सम देख के लिख लेता हूं बेटा, आप कर लीजिएगा बेटा। इसकी जो टोटल सम होती है बेटा, टोटल सम नहीं है बेटा, मैं कर लेता हूं यहाँ पे, देखिए बेटा इसका हो जाता है बेटा 2, ठीक है, ये होगा 0 बेटा, ठीक है, ये 2 और 8 हो जाएंगे बेटा 10, 0 हो जाएगा बेटा, ठीक है, और इसका एक आएगा इस साइड पे, ये हो जाएगा बेटा 2, ठीक है, और ये 0, 0 के साथ 8 होगा बेटा, 0 हो गया, और ये हो जाएगा आपके पास बेटा, ये 4 यहाँ पे आएगा, तो ये होगा बेटा 227, थोड़ा बड़ा करना, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 227 पॉइंट, ये हो जाएगा बेटा 020 बेटा, इस तरह से करोगे बेटा आप 10 होगा, तो ये 112 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा बेटा। ये देखिए बेटा लेफ्ट साइड में मास इतना है, राइट साइड में मास इतना है बेटा, ठीक है, आप देख सकते हैं बेटा लेफ्ट साइड का मास और राइट साइड का मास जो होता है वो बराबर नहीं है। ये देखिए रिएक्शन के अंदर इसका मास ये है और इससे दोनों बनने वाले जो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मास इतना है, मींस मास मिसिंग है, रिएक्शन के अंदर मास मिसिंग है, इसको हम कहते हैं मास डिफरेंट। ये रिएक्शन के अंदर मास मिसिंग है। अब कितना मास मिसिंग है ये आप कर ले बेटा, ये मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बेटा, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बेटा। रिएक्शन से पहले मास है 227.027, इससे दो बनते हैं, एक बनता है 223.018 और दूसरा इसमें से बनता है 4.002। मिसिंग मास कितना आ गया, 0.007 यूनिट्स मास मिसिंग है रिएक्शन के अंदर। मास कहाँ गया, ठीक है, ये मास किस में चला गया, ये मास चला गया एनर्जी में। ये जो मास है ये इतना मिसिंग मास है बेटा, ये रिएक्शन के अंदर इस मास को हम कहते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर ये मास डिफेक्ट है, मिसिंग मास है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ये मास मिसिंग हो गया। ये मास कहाँ गया बेटा, ये मास एक्चुअली एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, और इस मिसिंग मास से एनर्जी कितनी बनती है बेटा, देखिए आप यहाँ पे लिख लें कि डेल्टा एम जो है ये आ गया मिसिंग मास 0.007 यूनिट्स, ठीक, ये मिसिंग मास है। अब ये मास किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। अब जब मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो आप कैसे कन्वर्ट करते हो उसको बेटा, यहाँ पे मास यूनिट्स में दिया हुआ है, अगर आपको किलोग्राम में दिया जाता तो E=mc² आप इस्तेमाल कर लेते, लेकिन यहाँ पे यूनिट्स में दिया गया और 1 यूनिट मास से भी एनर्जी बनती है बेटा, 1 यूनिट मास से जो एनर्जी बनती है वो 931 MeV बनती है बेटा। अगर आप 1 यूनिट मास को कन्वर्ट करोगे एनर्जी में तो कितनी एनर्जी बनेगी, 931 MeV बनेगी। तो आपके पास ये दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे एनर्जी को कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, यहाँ पे आप जो यूनिट्स में जब मास लिखोगे ना तो 0.007 into 931, ठीक है, कर दे बेटा। जब आपको मास यूनिट्स में दिया जाता है ना कार्बन वाले हिसाब से, कार्बन तो आपने C² नहीं लगाना, आपने डायरेक्ट मास को कन्वर्ट कर देना। और कैसे कन्वर्ट करोगे कि ये 0.07 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 931 के साथ, आपका आ जाएगा। या आप क्या करो, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो और फिर आप MC² इस्तेमाल करो, जवाब सेम आएगा। लेकिन याद रखिएगा जब आपको मास दिया जाता है यूनिट्स में और आपको कहा जाए कि इससे एनर्जी कितनी बनती है, आप सिंपली 931 MeV उसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा आपका MeV। तो ये कितनी एनर्जी बनेगी बेटा, ये एनर्जी बन जाए, कैलकुलेट किया हुआ है बेटा, ये हो जाएगा बेटा 6.517 MeV, इतनी एनर्जी बनी बेटा।
ये जो मास था, इस मिसिंग मास से ये एनर्जी बनी बेटा, ठीक है, ये एनर्जी बन गई बेटा। इस मिसिंग मास से जो एनर्जी बनी वो कितनी बनी बेटा, ये एनर्जी बनी 6.517 एमईवी एनर्जी बनी। अब ये एनर्जी गई कहाँ, ये एनर्जी आई अल्फा पार्टिकल के पास और इसके पास। टोटल एनर्जी कितनी बनी, टोटल एनर्जी बनी 6.517 एमईवी एनर्जी बनी मास से। उसका कितना हिस्सा इसके अंदर आया, इसके अंदर हिस्सा अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसको इतनी एनर्जी मिली 6.517 एमईवी अल्फा पार्टिकल को मिल गई। और बाकी किसको मिल गई, एनर्जी ऑफ थेरियम जो है, जो रिकॉइल एनर्जी है, ये इसको मिल गई 0.11 एमईवी, 0.11 एमईवी थेरियम को मिली। बाकी किसको मिल गई, बाकी जो है वो मिल गई इसको बेटा, जो है वो अल्फा पार्टिकल को बेटा, ठीक है। अब ये जो है बेटा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गई हमारे पास बेटा कंजर्वेशन के लॉज बेटा, ठीक है। तो ये होते हैं बेटा कंजर्वेशन के लॉज के, जब इस तरह से होता है तो ये मास जो होता है वो कंजर्व नहीं रहता, बिफोर एंड आफ्टर मास में फर्क आ जाता है। और ये जो मास के अंदर फर्क होता है ये किस में चला जाता है, ये एनर्जी में। और आगे कहा गया है कि इसके अंदर क्यू वैल्यू होती है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के हिसाब से कहा गया है कि क्यू वैल्यू होती है इसके अंदर जो एनर्जी पैदा होती है, इसको क्यू वैल्यू कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, क्यू वैल्यू। और ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक होता है, केमिस्ट्री से उल्टा है कि कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव, इसको देख लीजिएगा बेटा। अब कल डिस्कस करेंगे आगे, जो है वो हमारे पास लॉज जो होते हैं बेटा, उनको इंशाल्लाह कल आगे डिस्कस करेंगे।